हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। देखिए, जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं जो काफ़ी वेरीड होते हैं। यानी उनके पास उन कामों की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये काम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये वॉल्यूमिनस होते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा काम होते हैं, साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है काम का। और जो पार्लियामेंट होती है उसके पास ना तो एडिक्वेट टाइम होता है और ना ही एडिक्वेट एक्सपर्टाइज होता है कि वो हर एक छोटे छोटे लेजिस्लेटिव मेजर्स की डिटेल्ड स्क्रूटनी कर सके। इसलिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सवाल ये उठता है कि कौन सी कमेटी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कहलाती है। तो देखिए, कुछ कंडीशंस हैं। यदि देयर आर 4 कंडीशंस, यदि उन कंडीशंस को कमेटी सेटिस्फाई करती हैं तो वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कहलाती हैं। इन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो कमेटी है वो हाउस के द्वारा अपॉइंट या इलेक्ट की जानी चाहिए, या फिर जो स्पीकर या चेयरमैन होते हैं उनके द्वारा नॉमिनेट की जानी चाहिए। ये जो कमिटीज़ होती हैं ये स्पीकर या फिर चेयरमैन के डायरेक्शन में काम करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये जो कमिटीज़ होंगी ये अपनी रिपोर्ट देंगी हाउस को या फिर स्पीकर या चेयरमैन को। इन कमिटीज़ का अपना एक सेक्रेटेरिएट होगा जो कि लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कंसल्टेटिव कमिटीज़ होती हैं वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि ये कंसल्टेटिव कमिटीज़ इन चारों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई नहीं करती हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है स्टैंडिंग कमिटीज़। स्टैंडिंग कमिटीज़ परमानेंट होती हैं और यही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा होता है एडहॉक कमिटीज़। नाम से ही पता चल रहा है इनका नेचर टेम्पररी होता है। स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है इनको 6 तरीके से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, जैसे फाइनेंशियल कमिटीज़, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, कमिटीज़ टू इंक्वायर, कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, कमिटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, और हाउस कीपिंग कमेटी जिसे हम सर्विस कमेटी भी कहते हैं। फाइनेंशियल कमिटीज़ को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा होता है एस्टिमेट कमेटी, और तीसरा होता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इन्हें हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल होता है उसके अंतर्गत कई कमिटीज़ आती हैं, जैसे कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ ST/SC, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन, और जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये कमेटी तो स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल के अंतर्गत आती हैं। अब हम इन सारी कमिटीज़ को एक एक करके देखते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कमिटीज़ की। फाइनेंशियल कमिटीज़ में सबसे पहले होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PAC। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1921 में गठित किया गया था, बनाया गया था। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, इन 22 मेंबर्स में 15 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं। इन मेंबर्स का हर साल चुनाव किया जाता है। ठीक है। और जब भी इनका इलेक्शन किया जाता है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे सभी पार्टीज़ को ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिल सके। जो भी PAC के मेंबर्स होते हैं उनका टर्म 1 साल का होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी PAC होता है इसमें मिनिस्टर्स मेंबर नहीं हो सकते हैं। जो भी PAC का चेयरमैन होता है उसे स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और 1967 से ये परंपरा चली आ रही है, ये कन्वेंशन चला आ रहा है कि जो भी PAC का चेयरमैन होता है वो यूजुअली अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। समझ गए। अब हम बात करते हैं PAC के फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो भी कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें एग्जामाइन करने का काम PAC का होता है। इसके अलावा PAC एग्जामाइन करती है जो भी सरकार का पार्लियामेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है सर, यानी कि जो भी सरकार पब्लिक पर पैसे खर्च करती है उसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करती है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामाइन करती है PAC। इसके अलावा जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर में किसी तरह की टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, ये एग्जामाइन करने का काम PAC का होता है। इसके अलावा जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही है कितना सही नहीं है, ये एग्जामाइन करने का काम PAC का होता है। इसके अलावा प्रूडेंस या विजडम का उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है, ये एग्जामाइन करने का काम PAC का होता है। इसके अलावा PAC जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हैं और फाइनेंस अकाउंट होते हैं इन्हें एग्जामाइन करने का काम भी PAC का होता है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज़ होती हैं जिसे हम स्टेट कॉरपोरेशंस कहते हैं, या जो भी
ट्रेडिंग कंसर्न्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हें एग्जामाइन करने का काम पीएससी का होता है। इसके अलावा पीएससी का एक ज़रूरी काम यह भी होता है, ये देखना कि जो भी सर्विसेज के ऊपर पैसे खर्च किए जा रहे हैं कहीं वो अलॉटेड मनी से ज़्यादा तो नहीं किए जा रहे हैं, यानी किसी भी सर्विस के लिए जितने पैसे दिए गए हैं कहीं उससे ज़्यादा पैसे तो नहीं खर्च किए जा रहे हैं। इसके बाद ये सारे काम होते हैं पीएससी के। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं पीएससी की, जैसे पीएससी इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ द पॉलिसी। किस पॉलिसी के तहत पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, पीएससी का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। एक तरह से पीएससी पोस्टमार्टम करने का काम करती है, यानी सरकार ने पैसे खर्च कर दिए हैं, अब उसे देखना एक तरह से पोस्टमार्टम करने जैसा होता है। ठीक है। इसके अलावा जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स होते हैं उनमें पीएससी इंटरवीन नहीं कर सकती है। जो भी पीएससी की रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। इसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर किया जाना है उसे डिसअलाउ नहीं कर सकती है पीएससी। दूसरी फाइनेंशियल कमेटी होती है एस्टिमेट कमेटी। इसका गठन भी 1921 में किया गया था। आज़ादी के बाद 1950 में जॉन मथाई की रिकमेंडेशन के बाद इस कमेटी का फिर से गठन किया गया था। एक बात ध्यान रखिएगा कि एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं और ये सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं। एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा के मेंबर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। एस्टिमेट कमेटी में भी सारे मेंबर्स का टर्म 1 साल का होता है और इन्हें इलेक्ट किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत। ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे सभी पार्टीज़ को ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिल सके। जो एस्टिमेट्स कमेटी होती हैं इसमें भी मिनिस्टर्स मेंबर नहीं हो सकते हैं। अब एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या होता है? जो भी सरकार का आगे आने वाला खर्चा है, जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार करने वाली है उसे एग्जामाइन करना, बजट को एग्जामाइन करना। इसके अलावा किस तरह की इकोनॉमीज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर में फॉलो की जानी चाहिए, इससे रिलेटेड सजेशन सरकार को देना। लेकिन इस कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन भी होती हैं, जैसे ये बजट को एग्जामाइन तो करती है, एस्टिमेट्स को एग्जामाइन तो करती है, लेकिन जब पार्लियामेंट में वोट हो चुका होता है बजट से रिलेटेड उसके बाद ही एग्जामाइन करने का काम होता है। यानी इसका काम भी बेसिकली मोर और लेस पोस्टमार्टम जैसा ही होता है। ये जिस भी पॉलिसी के तहत पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाना है वह उस पॉलिसी से रिलेटेड सवाल सरकार से नहीं पूछ सकती है। ठीक है। इसमें एक्सपर्ट असिस्टेंस नहीं होता है। जैसे पीएससी में कैग का असिस्टेंस होता था, इसमें कैग जैसी किसी बॉडी का असिस्टेंस नहीं होता है, यानी एक्सपर्ट असिस्टेंस की कमी होती है। ठीक है। इसका भी जो वर्क है वो भी पोस्टमार्टम नेचर का ही होता है। तीसरी और लास्ट फाइनेंशियल कमेटी होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसे क्रिएट किया गया था 1964 में कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। इन 22 मेंबर्स में से 15 मेंबर्स लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा से आते हैं। ये भी जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स में से सिलेक्ट किया जाता है, इनका भी टर्म 1 साल का होता है। इसका जो चेयरमैन होता है वो सिर्फ लोकसभा से होता है। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कमेटी की, वो ये याद रखिएगा। यानी कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है इसके जो चेयरमैन होते हैं उन्हें स्पीकर सेलेक्ट करते हैं सिर्फ लोकसभा के मेंबर में से। इसके फंक्शन क्या होते हैं? जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग यानी जो भी पीएसयूज़ होते हैं उनके जो भी अकाउंट्स होते हैं और उनकी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें एग्जामाइन करना, और ये देखना कि जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं यानी जो भी पीएसयूज़ हैं वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के तहत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा जो भी कैग की रिपोर्ट आती है पीएसयूज़ के बारे में उन्हें एग्जामाइन करना। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है सारी कमिटीज़ के तहत, जैसे कांट टेक अप द एग्जामिनेशन ऑफ द मोर देन 10-12 पीएसयूज़ इन ईयर। 1 साल में 10 से 12 से ज़्यादा कंपनीज़ के का ये एग्जामाइन कर ही नहीं सकता है। ठीक है। इसके बाद जो इसका नेचर है काम का वो भी पोस्टमार्टम जैसा ही होता है। इसके अलावा ये टेक्निकल मैटर्स को नहीं देख सकता है। ठीक है। ये सारे इसके लिमिटेशंस होते हैं।